भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्होंने ये कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत ये सूचना के अधिकार का जो है निर्वहन इसमें नहीं हो रहा है और बैन ही नहीं लगाया उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्ट भी किया है कि जो बॉन्ड आपसे खरीदे गए हैं उन बॉन्ड को आप रिफंड कर दीजिए अगर इनकैश नहीं हुए हैं तो। इतनी तक बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक्चुअली 2018 में अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड को संसद में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया हुआ था और जब उन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया संसद के अंदर तो एनडीए सरकार का यह उद्देश्य था कि इससे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा देता है। अभी तक जो डेटा है 2004 से लेकर के 2014 के बीच लगभग 70% जो डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को आया है वह अननोन सोर्स से था, मतलब ऐसा सोर्स जो कि जाहिर ही नहीं हो सकता है। तो इस चीज पर नियंत्रण रखने के लिए उस समय भारत की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लॉन्च किया था और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहता है तो वह सबसे पहले स्टेट बैंक जाएगा और स्टेट बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा अपना पैसा देकर के और फिर वह इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अपने पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के स्टेट बैंक की शाखा में जाएगी और उसको इनकैश करवा लेगी, उसका पैसा ले लेगी। ये था इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम। लेकिन अब जब ये चीज चल ही रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड को पैसा लेने और देने की, तो इसमें अब सूचना का अधिकार इसमें हनन हो रहा था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। अब इससे क्या होता, पारदर्शिता आ रही थी। पारदर्शिता क्यों आ रही थी? जो व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक से खरीद रहा है, वह जब पैसा उसके अकाउंट से कटेगा तो उसके अकाउंट में ये शो होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए इतने रुपए कटे और फिर वह इलेक्टोरल बॉन्ड उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। फिर जब पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के स्टेट बैंक की शाखा में जाएगी और कहेगी इसको आप इनकैश करिए, तो वह पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में भी शो करेगा कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा इस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में आ गया। तो ये तो सही बात थी कि जिस तरह से सिस्टम बनाया गया था इसमें पारदर्शिता तो थी, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया और इसको उन्होंने तत्कालीन प्रभाव से तुरंत इसको बैन कर दिया। इसके पहले जो भी चंदे इकट्ठे हुआ करते थे वो रसीद के माध्यम से कटते थे और अननोन सोर्स से पैसे आते थे, उनका कोई तो अता पता तो होता नहीं था। और आज के समय में 2014 से ही मान लीजिए या उससे पहले से ही मान लीजिए कि आजकल के चुनाव पहले की तरह साधारण तरीके से नहीं होते हैं। चुनाव में बहुत पैसे खर्च होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी तो कोई बिजनेस तो है नहीं इनके पास, कोई इसी चीज का प्रोडक्शन तो करते नहीं है कोई, तो पॉलिटिकल पार्टी चलती ही चंदे से है और अगर चंदा भी साफ सुथरी जगह से नहीं आएगा तो कैसे काम चल पाएगा। देश की जनता को, चाहे वो भारत की देश की जनता हो चाहे किसी दूसरे देश की जनता हो, उसे ये पूरा हक है जानने का कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किस किस रिसोर्स से कितना पैसा आया है। क्यों ऐसा? इसलिए है कि पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ही अपनी प्रतिनिधि को चुनती है जो कि देश को चलाते हैं, तो उन्हें यह जानने का पूरा अधिकार है। दुनिया में कोई सा भी देश हो, भारत ही नहीं, सरकार चलाने में पूंजीपतियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा ये पूंजीपति ही देते हैं और उनके फेवर में कानून भी बनते हैं। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया का यही हाल है। आप ये भी कह सकते हैं कि अधिकतर देशों में जो सरकारें चलाई जाती हैं लगभग 50% से ज्यादा सरकारें जो हैं वह वहां के पूंजीपतियों के माध्यम से रन की जाती हैं और वो पूंजीपतियों के द्वारा इसलिए से रन की जाती हैं क्योंकि जो पूंजीपति होते हैं वह हजारों लोगों को रोजगार दिए रहते हैं। लेकिन जो भी हो, अब इस तरह से भारत सरकार को फिर से सोचना होगा कि किस तरह से वे चंदा वसूले पब्लिक से या किसी से भी और उसमें पारदर्शिता आए ताकि देश की जनता को जानने का यह पूरा हक हो, यह पूरी उनको सूचना मिले किस रिसोर्स से कितना चंदा किस